अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो एनीवे आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड 1। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स 5th एडिशन एंड गॉर्जी मनकीव की ये बेसिकली बुक है। इसके अलावा ये है कि इस चैप्टर में ना ISLM मॉडल हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। होपफुली इसका लेक्चर पहले भी यूट्यूब पे पढ़ा था, लेकिन शायद आपको नज़र नहीं आया ये जो भी, लेकिन ये है कि चलें इसको ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की। अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके जी, द बिग पिक्चर। ठीक है, ये कंक्लूजन दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें हमारे पास दो थॉट्स हैं, एक केन्जियन का है और दूसरा थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। ठीक है, जो केन्जियन थॉट है उसको हम IS कर्व कहते हैं और जो थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस है उसको हम LM कर्व कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास ISLM मॉडल बन जाता है। ठीक है, और इस मॉडल के अंदर फिर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व आ जाती है। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ जाती है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बन जाता है। ओके, फिर उसकी शॉर्ट रन की फ्लक्चुएशन हम देखते हैं। अगर ये स्क्रीन आपको फुल नज़र नहीं ना आ रही तो आपने अपने मोबाइल से ये स्लाइड्स ओपन कर लेनी है। ओके, सो ISLM मॉडल इज़ व्हाट? Basically, IS curve plot the relationship between interest rate and the level of income that rise in the market for goods and services। कि IS कर्व वो कर्व होती है या ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें हम इंटरेस्ट रेट का और इनकम का रिलेशनशिप चेक करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर। ठीक है, कि वो इधर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या मतलब उसकी क्या सिचुएशन है, उसको हम IS कर्व कहते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड इंटरेस्ट रेट एंड इनकम का जो रिलेशनशिप होता है किसी भी गुड्स मार्केट या सर्विसेज मार्केट के अंदर उसको IS कर्व कहते हैं। LM कर्व हमारे पास क्या शो करती है, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट और लेवल ऑफ इनकम का रिलेशनशिप शो करती है, लेकिन मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में नहीं होती बल्कि मनी मार्केट में होती है। अब ये मॉडल शो क्या करता है? द मॉडल शो हाउ इंटरेक्शन बिटवीन गुड्स एंड मनी मार्केट डिटरमिन द पोजीशन एंड स्लोप ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व। ISLM मॉडल बेसिकली ये शो करता है कि हमारी जो गुड्स मार्केट है या मनी मार्केट है उसके अंदर हम स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरह डिटरमिन करते हैं, मतलब कि कौन सा वो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम वाला कहलाता है। ठीक है, तो ये ISLM और ISLM मॉडल का मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा होपफुली। ओके, इसके बाद हमारे पास है ISLM मॉडल की कर्व। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द ISLM मॉडल। इसमें LM कर्व उन्होंने बनाई है, IS कर्व बनाई है। ठीक है, LM कर्व देखे तो राइट वर्ड हमारे पास आ रही है। ठीक है, और IS कर्व देखे तो वो लेफ्ट वर्ड जा रही है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर हमारे पास बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ओके, और हमने एक साइड पे इंटरेस्ट रेट लिया है और दूसरी साइड पे इनकम या आउटपुट ले लिया। ओके, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्शन होती है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का हवाला दिया हुआ है कि 9 चैप्टर में ये सारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, कि लॉन्ग रन में प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती हैं और आउटपुट जोन से हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से भी डिटरमिन हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी से भी। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इक्वल होती है नेचुरल रेट के। अब ये मतलब क्या कंसेप्ट है उसके लिए 9 चैप्टर देखना होगा आपको। ओके, और शॉर्ट रन में प्राइसेस फिक्स्ड होती है, मतलब प्राइसेस चेंज नहीं हो सकती, जो प्राइस है वही रहेगी। आउटपुट जो सी है वो एग्रीगेट डिमांड से डिटरमिन होती है कि कितनी डिमांड आ रही है कि हम उतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस करें। और अनएम्प्लॉयमेंट जो सी है वो नेगेटिव रिलेट करती है आउटपुट के साथ। ठीक है, आउटपुट बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह। ओके, इसके बाद हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर 10 और 11 और 12 का पर्पस बताया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं केन्जियन क्रॉस की। ठीक है, केन्जियन क्रॉस हमारे पास क्या है? ओके, केन्जियन क्रॉस में हमारे पास एक एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारे पास कौन सी होती है? वो अमाउंट जो कोई भी हाउस होल्ड फर्म या गवर्नमेंट स्पेंड करती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। मींस कि आपके घर के इन सिंपल वर्ड एक्सपेंडिचर आप ले लें, जो भी मंथली आपका एक्सपेंस आता है वो आपकी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो बेसिकली कोई भी हाउस होल्ड फर्म या गवर्नमेंट मतलब स्पेंड करती है ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो प्लान होती हैं। ठीक है, अब इसको आप सिंपल वर्ड में इस तरह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और एक प्लानिंग कर लेती है कि यहाँ मैंने ये अमाउंट स्पेंड करनी है। ओके, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। हमेशा एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर के इक्वल होते हैं। एक्चुअल को हम Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्लान को E से। ओके, उसके बाद एलिमेंट ऑफ द केन्जियन क्रॉस, ये कुछ फंक्शंस होने चाहिए थे, अदरवाइज यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी वेरिएबल है, इन्वेस्टमेंट इज एक्सोजिनस है। ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर है और इक्विलिब्रियम कंडीशन है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर उन्होंने किस तरह शो किया है, इसकी एक मतलब ग्राफ उन्होंने बना दिया है। ठीक है, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर इक्वल है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस, अब आई डोंट नो ये इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट रेट है
ये भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्लाइड्स में ये चीज़ें मेंशन नहीं है। प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ना, इनको तो आप एज इट इज़ ही रट्टा लगाएंगी। उसके बाद है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमने पहले बात किया, प्लान एक्सपेंडिचर इक्वल होंगे एक्चुअल के, तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ इनकम। अब एक साइड पे उन्होंने प्लान एक्सपेंडिचर बनाया है, ठीक है, और दूसरी साइड पे उन्होंने बेसिकली प्लान, और ये हमारे पास ई वाला तो प्लान आ गया, और दूसरी साइड पे उन्होंने प्लान इज इक्वल टू इक्वल एक्सपेंडिचर कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों के ग्राफ उन्होंने बना के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर हमारी इनकम डिटरमन हो रही है, ओके। उसके बाद हमारे पास अगेन वही प्लान और एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और उनके 3 पॉइंट उन्होंने इंटरसेक्शन के यूज़ किए हैं। एक मिड पॉइंट है, एक उसके लेफ्ट साइड पे है, एक उसके राइट साइड पे है, ठीक है। अब ये सिर्फ ये चीज़ शो कर रही है कि जब हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं तो हमारी इनकम का क्या मतलब सिचुएशन होती है, और जब हमारे प्लान ज़्यादा होते हैं तो फिर इनकम की क्या सिचुएशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो प्लान एक्सपेंडिचर जब हमारे पास ज़्यादा है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला बिल्कुल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जूम भी नहीं हो रहा, ओके, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी इनकम ज़्यादा है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इनकम बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ गई है, और उसके बाद इनकम बेसिकली बढ़ना स्टार्ट हुई है या कम होना स्टार्ट हुई है। इनकम हमारी बेसिकली आई थिंक बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट वो ये शो करना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम दोनों सिचुएशन से किस तरह हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद असल में ये ग्राफिकल जितना भी काम है ना, ये या तो बंदा प्रॉपरली बोर्ड पे या वो राइट अप करके समझाए तो इजीली हो जाता है, अदरवाइज़ अब कोशिश करें फिर इसको समझने की। उसके बाद वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसमें अचानक से गवर्नमेंट की परचेजेस बढ़ गई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंस बढ़ा दिया है। पहले हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस G1, ठीक है। अब G2 कर दिया, मीन्स के गवर्नमेंट के एक्सपेंस बढ़ गए हैं, ठीक है। उससे अब हमारा इनकम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ओके। जब वो कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुई है तो वो कहता है देयर इज नाउ एन अनप्लान्ड ड्रॉप इन इन्वेंट्री, ठीक है, कि बेसिकली अब वो जो इसमें आपकी ना कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसको हम सिंपल वे में बस लेकर चलते हैं, ठीक है। अनप्लान्ड और प्लान की तरफ नहीं जाते, वरना वो फिर एक मतलब चीज़ डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। अब इसमें सिंपल उन्होंने इनकम की बात की है, ठीक है, कि जब हमारे पास गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी इनकम राइट साइड पे देखें तो बढ़ गई है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखें तो भी बढ़ गई है, ठीक है, पहले की निस्बत, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपने इक्विलिब्रियम की बात करनी है। पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम Y1 पे था, अब Y2 पे चला गया, ठीक है, जस्ट इतना इसको रट्टा लगा लें, बहुत है। सॉल्विंग फॉर चेंज इन वाई, अब वो कहते हैं कि पहले तो गवर्नमेंट परचेजेस की हमने बात किया कि गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ी हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल इनकम में चेंज आ गया, ठीक है। अब इनकम में चेंज आने से वो क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज चेंज बिकॉज आई एक्सोजिनस बिकॉज सी इज इक्वल टू MPC और चेंज इन वाई, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, चेंज इन इनकम, तो उसका जस्ट फंक्शन यहाँ पे उन्होंने बताया। उसके बाद गवर्नमेंट परचेजिंग मल्टीप्लायर, ये कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का, ठीक है। द इंक्रीज इन इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम $1 इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजिंग, कि जब गवर्नमेंट परचेजेज $1 बढ़ती हैं तो उससे इनकम भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। इन दिस मॉडल द गवर्नमेंट परचेजिंग मल्टीप्लायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे उन्होंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि MPC इज इक्वल टू 0.8 है, ठीक है। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेज इंक्रीज इन इनकम बाय 5 टाइम्स एज मच, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के तहत इन्होंने ये मल्टीप्लायर का सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद वाई द मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मल्टीप्लायर हमेशा ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, इनिशियली द इंक्रीज इन गवर्नमेंट काज इक्वल इंक्रीज इन वाई, ठीक है, कि स्टार्ट में जब गवर्नमेंट परचेजेज बढ़ती है तो इक्वली ही हमारी इनकम भी बढ़ जाती है। अब ये जो डेल्टा का साइन है ना, ठीक है, बॉक्स और उसमें क्रॉस है, ठीक है, इसको हम चेंज बोलते हैं, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन गवर्नमेंट परचेजेज। लेकिन वो कहता है कि जब फॉर एग्जांपल हमारी इनकम में चेंज आता है लेकिन कंजप्शन में डबल चेंज आ जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनकम में अगेन दोबारा चेंज आएगा, कंजप्शन भी चेंज होगी और फिर अगेन हमारी इनकम चेंज होगी। तो मीन स्टेप बाय स्टेप ये ज़्यादा चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। सो फाइनल इम्पैक्ट ऑन इनकम इज मच बिगर देन द इनिशियल गवर्नमेंट परचेजेज। तो इससे हमारे पास एट द एंड जो इनकम पे इफेक्ट आता है वो डबल हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टार्ट में दोनों में इक्वल चेंज आया, इनकम में भी और गवर्नमेंट परचेजेज में भी। लेकिन टाइम के साथ साथ फिर जाहिर बात है जब इनकम लोगों की बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ जाती है, जब कंजप्शन बढ़ती है तो अगेन मार्केट में पैसा जाता है, गवर्नमेंट परचेजेज बढ़ जाती हैं, अगेन फिर इनकम बढ़ती है, तो इस तरह डबल करते करते काफ़ी ज़्यादा इनकम चेंज हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज़ इन टैक्सीज है। अब वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल
मतलब पहले तो गवर्नमेंट परचेजेस की बात की है तो ये इम्पैक्ट आया। अब टैक्सेस की बात कर लेते हैं तो इस क्या होगा। टैक्स के बढ़ने से हमेशा ये हमारे पास, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, ऊपर वाले ग्राफ में गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ी हैं तो रेड वाली जो कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हुई है। यहाँ टैक्स की बात हो रही है तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हुई है, ठीक है। डाउनवर्ड शिफ्ट होने से हमारा इक्विलिब्रियम पहले से चेंज हो रहा है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। यहाँ पर ना एक फार्मूला आना है ये टैक्स मल्टीप्लायर का, आई डोंट नो कि उन्होंने यहाँ पे फार्मूला क्यों नहीं लिखा, तो ये आप देख लीजिएगा। ये अदरवाइज तब ये सॉल्विंग फॉर वाई और सॉल्विंग फॉर मल्टीप्लायर होगा। अब टैक्स मल्टीप्लायर का उन्होंने सिंपल बता दिया है, इज़ नेगेटिव, अ टैक्स हाइक रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग विद रिड्यूस इनकम, ठीक है। जाहिर बात है जब टैक्स बढ़ता है तो गवर्नमेंट की कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिससे इनकम कम हो जाती है। ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, चेंज इन टैक्स हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इनकम, ठीक है। जब टैक्स चेंज होते हैं तो इनकम पर मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। जैसे गवर्नमेंट परचेजेस की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा था, मतलब इनकम काफ़ी हद तक चेंज हो रही थी, इसी तरह टैक्स की वजह से भी इनकम पर मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है और बहुत ज़्यादा इनकम चेंज हो जाती है, ठीक है। जाहिर बात है जब टैक्स बढ़ते जाएंगे आपकी इनकम डाउन होती जाएगी। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसको छोड़ें। डेरिवेशन ऑफ आई एस कर्व, ये अब सारा उन्होंने आई एस कर्व की डेरिवेशन बताई हुई है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है सारा वही जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, लेकिन ये है कि उसकी डेरिवेशन की जो कर्व्स है वो आपने देख लेनी है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, आई एस कर्व की क्या होती है, केन्जियन क्रॉस की क्या होती है, ओके। उसके बाद ये आई एस कर्व का उन्होंने अब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ये जो ऊपर ग्राफ है ना उसको यहाँ पर बता दिया, ठीक है, कि ऊपर हमारे पास एक साइड पे मतलब हमने ई और वाई लिया है तो दूसरी साइड पे आर और वाई लिया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर वाले पॉइंट है ये ही नीचे वाली कर्व को कंबाइन कर रहे हैं, ओके। वाई द आई एस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है कि आई एस कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों है। वो कहते हैं फॉल इन इंटरेस्ट रेट मोटिवेट फर्म टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है, कम होता है, तो वो फर्म्स को मोटिवेट करता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें, ठीक है। विद ड्राइव अप टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, और उसके बाद हमारा टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर से ये सारा चेंज आता है। उसके बाद टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट आउटपुट मस्ट इंक्रीज, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, ठीक है। एक तो आई एस कर्व इसलिए भी नेगेटिव होती है कि गुड्स मार्केट में जो हमने चेंज लाना होता है आउटपुट का, उसके लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो उनसे है वो इंक्रीज करने पड़ते हैं। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आई एस कर्व नेगेटिव स्लोप है। फिजिकल पॉलिसी और आई एस कर्व की बात की जाए तो फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, ठीक है। वी कैन यूज़ द ISLM मॉडल टू सी हाउ फिजिकल पॉलिसी, जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट परचेजेज और टैक्स आ जाते हैं, इनमें जो भी चेंज आता है वो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है, कैन इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट। लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग द केन्जियन क्रॉस टू सी हाउ फिजिकल पॉलिसी शिफ्ट द IS कर्व। अब बेसिकली फिजिकल पॉलिसी का रोल इसमें उन्होंने प्ले कर दिया, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट की जगह उन्होंने आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को अंदर शामिल कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जगह पे। तो अगेन ये वही ग्राफ है, ठीक है। अब ये ऊपर IS कर्व जो हमने यहाँ पर देखे ना, IS कर्व उन्होंने ड्राइव किया है, अब उसमें उन्होंने चेंजिंग शो कर दिया, ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है तो क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज की वजह से जो भी कर्व मतलब अपवर्ड ही शिफ्ट हुई हैं, ठीक है। तो ये कर्व वैसे एक रात पहले पढ़ने वाली होती नहीं है, क्योंकि इन पर अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि इनकी प्रैक्टिस करके ही पेपर देने जाएँ, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब ये LM कर्व की बात हो रही है, ये जॉन मेनार्ड केन्स ने दी थी। इसमें हम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करते हैं मनी सप्लाई और मनी डिमांड के साथ, ठीक है, कि हमारी मनी सप्लाई कितनी हो रही है और मनी डिमांड कितनी आ रही है, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या फाइनल होगा। अब यहाँ पर देखें तो मनी सप्लाई उन्होंने बिल्कुल वर्टिकल बनाई है, ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई हमारे पास फिक्स्ड होती है, उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो कह रहे हैं रियल मनी बैलेंसेस इज फिक्स्ड। उसके बाद मनी डिमांड उन्होंने मतलब अब शो की है, ये जो हमारे पास मतलब एरो ऊपर को जा रहे हैं इसकी ज़रूरत तो नहीं होती, बट चलें खैर जैसे उन्होंने बनाई है वैसे बना लीजिएगा। ये मनी डिमांड का कर्व है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट द इक्वेट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी, ठीक है, जहाँ पर ये हमारे पास मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की कर्व और उसके अलावा ये जो दूसरी मतलब ये अब L/R पता नहीं क्या शो कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसीडर होता है। LM कर्व इज ग्राफ ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम दैट इक्वेट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस, जहाँ पर हमारी इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम पर होते हैं, ठीक है, इक्वेट कर जाते हैं, वहाँ पर वो कहता है कि रियल मनी बैलेंसेस डिटरमिन हो जाता है, ये LM कर्व डिटरमिन हो जाता है। ये कर्व वैसे बड़ी उन्होंने कन्फ्यूजन वाली बनाई हुई है, हालांकि ये इतनी कन्फ्यूजन वाली है नहीं। उसके बाद LM कर्व को ड्राइव उन्होंने किया हुआ है, जैसे ऊपर IS कर्व को किया है, ठीक है, इसी तरह LM कर्व को उन्होंने ड्राइव किया है। एक साइड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को लिया है, दूसरी साइड पे उन्होंने जस्ट इनके पॉइंट को कंबाइन करते गए हैं और हमारे पास LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनी है और इनकम हमारे पास
ये Y1 से Y2 जो शो हो रहा है ये इनकम इंक्रीज हो रही है। अब ऊपर हमारे पास सवाल था YIS कर्व इज़ नेगेटिव स्लोप, यहाँ पर हमारे पास सवाल है YLM कर्व इज़ अपवर्ड स्लोप। अपवर्ड स्लोप इसलिए इंक्रीज इन इनकम राइज मनी डिमांड, ठीक है, कि इनकम जब बढ़ती है तो इससे मनी डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंस इज फिक्स, सप्लाई क्योंकि हमने कहा है फिक्स्ड है, वर्टिकल ऊपर जो अपने ग्राफ स्टार्ट में पढ़ा था वो उसकी बात कर रहे हैं। देयर इज नाउ एक्सेस डिमांड इन द मनी मार्केट एट द इनिशियल इंटरेस्ट रेट, तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उससे इंटरेस्ट रेट हमारा इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए भी ये अपवर्ड स्लोपिंग है। इंटरेस्ट रेट मस्ट राइज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। अब जाहिर बात है हम मनी को तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमारे पास फिक्स्ड होगी, ठीक है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को हम राइज कर देते हैं ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। उसके बाद हाउ चेंज इन मनी शिफ्ट द एलएम कर्व, अब यहाँ पर एलएम कर्व को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वर्टिकल था, ठीक है, मनी फिक्स थी, अब उन्होंने कहा है कि मनी में चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल कम हो गई है, ठीक है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से एलएम कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गई है, ठीक है। शिफ्टिंग द एलएम कर्व ये एक्सरसाइज है, इसको छोड़ दें। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो स्टार्ट में हमने बात की थी कि आईएस और एलएम जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमन हो जाता है, ओके। ये अब एलएम और आईएस को उन्होंने कंबाइन कर दिया अगेन कि इसमें थ्योरी कम है और ग्राफ ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि ग्राफ की प्रैक्टिस करके जाएं और इसमें सारे मार्क्स ही ग्राफ के आपको मिलने हैं। बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनको याद रखें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। ये बिग पिक्चर अगेन वही जो स्टार्ट वाली, और इस सारी स्लाइड्स में हमने इस बिग पिक्चर को ही फॉलो किया है। केन्जियन क्रॉस पहले डिस्कस किया है, देन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, आईएस कर्व, एलएम कर्व, फिर आईएसएलएम मॉडल बन गया, फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व आ गई, सप्लाई आ गई, फिर इन दोनों को कंबाइन करते हुए एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मॉडल बन गया, और फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट रन एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है। सो होपफुली समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो कोशिश कीजिएगा कि समझ आ जाए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।